इतना सेट चल रहा है अपना, और सेक्शन 32 कला हो गई थी ना डेप्रिसिएशन की। एक दो लाइनें आप लोग नोट करो, जो जगह है वहां पे लिख लो साई, ऊपर नीचे कहीं। इफ एन अंडरटेकिंग, पहला पॉइंट लिखो, इफ एन अंडरटेकिंग, if an undertaking is engaged, if an undertaking is engaged, if an undertaking is engaged in generation, engaged in generation or distribution, generation or distribution of power, generation or distribution of power, generation or distribution of power, then depreciation, then depreciation on assets, then depreciation on assets will be charged, depreciation on assets will be charged by SLM method, by SLM method, SLM method. अगर कोई एसेट देखो कौन सी फैक्ट्री के काम आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करे, बिजली बनाने का काम करे या बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करे, ये पावर कंपनियां होती है ना जो बिजली बनाती है, तो इन कंपनियों के द्वारा अगर कोई एसेट काम में ली जाती है तो उनको डेप्रिसिएशन WDV मेथड से नहीं लगाना। हमने कल जो पढ़ा था वो WDV मेथड था, ओपनिंग WDV लिखते थे, फिर टोटल परचेज जोड़ते थे, फिर लेस करते थे सेल और डेप्रिसिएशन निकालते थे। लेकिन आज जो इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा, SLM। कौन सी कंपनी के लिए? जो अपने जनरेशन ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करती है। फिर एक लिखो दूसरा पॉइंट, इफ द depreciation could not be consumed, if the depreciation could not be consumed, if the depreciation could not be consumed in any year, if the depreciation could not be consumed in any year due to insufficient profit, due to insufficient profit, due to insufficient profit, सर इन द ईयर क्या लिखा है? if depreciation, शुरू से if depreciation could not be consumed, फुल्ली भी लिखा है क्या ये? If depreciation could not be consumed in any year, then due to insufficient profit, then it can be carried forward. Then it can be carried forward. Then it can be carried forward to next year. Then it can be carried forward to next year for unlimited period. For unlimited period. Unlimited period.
अगर कोई साल डेप्रिसिएशन आप पूरा चार्ज नहीं कर पाए क्योंकि लॉस हो गया और आप डेप्रिसिएशन पूरा P&L में नहीं दिखा पाए, मान लो डेप्रिसिएशन कोई चीज पे लाख रुपया आ रहा है और आपके प्रॉफिट 50,000 का ही है, तो 50,000 का तो डेप्रिसिएशन आपने दिखा दिया, बाकी 50,000 का डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, तो वो अगले साल ले जा सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करना बोलते हैं उसको। अगले साल जिस साल प्रॉफिट हो जाए उस साल वो 50,000 का डेप्रिसिएशन पिछले साल का और दिखा देना। आप कितने साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो मैंने आपको लिखा है इन्फिनिट ईयर या अनलिमिटेड ईयर, चाहे जितने वर्षों तक आप उसको क्या कर सकते हो, आगे ले जा सकते हो। हाँ, आगे देखिए कि टॉपिक आप बुक में निकाल लो और कोई टॉपिक आएगा तो वो लिखवाता जाऊंगा मैं। सेक्शन 32 कल हो चुकी, उसके आगे आपको निकालना है टॉपिक एडिशनल डेप्रिसिएशन। भी आपको याद होगा कौन सी सेक्शन थी, 31 क्लॉज 1 और क्लॉज 2A। एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया जाता है अगर कोई आप मैन्युफैक्चरर हो, आप प्रोड्यूसर हो, ट्रेडर हो तो नहीं मिलेगा, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जनरेशन का काम करते हो। डेप्रिसिएशन खाली तभी मिलेगा जब आपने कोई प्लांट या मशीन खरीदा हो पिछले साल नया, कितना मिलेगा, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है। ये भी 20% पूरे साल अगर काम आई हो, तो अगर वो 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर के बाद खरीदी गई है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% ही मिलेगा, और कुछ चीजों पे नहीं भी मिलता। क्या क्या चीजों को, जैसे सेकेंड हैंड मोटर का, सेकेंड हैंड प्लांट या कोई शिप या एयरक्राफ्ट, कोई 100% जिस पे डेप्रिसिएशन लग जाता है वो मशीन, ऑफिस का अप्लायंस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और हाँ डायमंड कटिंग मशीन, होटल इंडस्ट्री, इनसे जुड़ी हुई असेट्स पे डेप्रिसिएशन एडिशनल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें आपको मैंने कहा था 35% मिल जाएगा। वो कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और बिहार, इन 4 स्टेट में मिल जाता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। फिर देखिए इसके बाद में आगे जो बात आ रही है वो ध्यान दीजिए, स्पेशल डिडक्शन फॉर असेसी इंगेज इन टी, कॉफी और रबर। क्या रहा है, ध्यान दीजिए, एक सेक्शन आ रही है 33AB, 33AB, आ रहा है स्पेशल डिडक्शन, एक विशेष छूट आ रही है। डेप्रिसिएशन का काम हो गया 30, 31, 32, 3 सेक्शन आप पढ़ चुके। 30 आई थी बिल्डिंग के पास करके, 31 आई थी आप लोगों को जो 31 सेक्शन में आप लोगों को बताया था प्लांट और मशीन के खर्चे, और 32 आ गई थी डेप्रिसिएशन की। अब देखो इसमें टी, कॉफी, रबर को लेकर के कुछ स्पेशल डिडक्शन आ रही है। स्पेशल डिडक्शन फॉर टी, कॉफी और रबर बोर्ड। देखो चाय की, कॉफी की या रबर की खेती करने वाले हैं उन लोगों के लिए आ रहा है स्पेशल डिडक्शन फॉर असेसी इंगेज, वो करदाता जो किसमें लगे हुए, टी या कॉफी या रबर, इन चीजों का किसी का प्रोडक्शन करते हैं उनकी बात है। टी, कॉफी या रबर ग्रोइंग सेक्शन आ रही है 33AB। देखो कई लोगों के ये चाय का या कॉफी का या रबर का इनका बिजनेस होता है, ये खेती करते हैं इन चीजों की, और बाद में उगाने के बाद में भी इनकी प्रोसेसिंग करके बेचते हैं। प्रोसेसिंग करके बेचने का मतलब चाय, कॉफी, रबर तीनों चीजें फसल है। पहले टी जो होती है वो चाय की पत्ती अपने छोटे पौधों पे लगती है, कॉफी भी ऐसे ही लगती है, और रबर पेड़ पे लगता है। तो इन चीजों की खेती करते हैं जिसको हम एग्रीकल्चर इनकम कह सकते हैं। लेकिन वो लोग खेती करने के साथ साथ कई जने क्या करते हैं, इनका फसल किया, फिर इनको तोड़ा, पत्ती वगैरह को सुखाया, डंकल वगैरह अलग करना, कचूरा करना, उसकी पैकिंग करना और बाजार में बेचना।
तो बताओ ये खाली एग्रीकल्चर ही थोड़ी हुआ, ये बिजनेस भी हो गया ना साथ। एग्रीकल्चर का काम तो खाली उगाना होता है, उगा के तोड़ के बेच दो ज्यादा से ज्यादा। ये क्या कर रहे हैं, उगा भी रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, उनको अलग अलग करके भी बेच रहे हैं। तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम दोनों आ जाते, दोनों का ज्वाइंट है। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ इनमें दोनों में एग्रीकल्चर की इनकम कितनी है और बिजनेस की इनकम कितनी है। उसके लिए आपको चैप्टर के एकदम लास्ट में जाना पड़ेगा, इसके इस चैप्टर के एक बार लास्ट में चलो, एकदम चैप्टर के लास्ट में टेबल दी हुई है, वो वापस भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार यहाँ रिलीवेंट है इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। टेबल मिल गई क्या आपको? टेबल में क्या लिखा हुआ है, दिस इंटीग्रेशन ऑफ इनकम, ऊपर हेडिंग बनाया हुआ है कि इनकम के दो टुकड़े। ये कुछ ऐसी फसल आ रही है, आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में फ्री है, टैक्स नहीं लगता। आपने पहले स्टार्ट में ही पढ़ लिया था। खेती करता है ना कोई किसान, जो एग्रीकल्चर से कमाता है उस पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो अब इन चीजों की अगर बात करें तो इनकी देखो आपको क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रबर, कॉफी एंड टी, इन तीनों का आपको कॉलम बनाया हुआ है। देखो पहले रबर, फिर कॉफी, फिर टी, और इनके लिए क्या लिखा हुआ है, इनकी बिजनेस की इनकम कितनी मानेंगे और एग्रीकल्चर की इनकम कितनी मानेंगे। एक टेबल बनाई हुई है, ये टेबल आप लोगों को पहले याद करनी है। पहले बिजनेस की लिख देते हैं, बिजनेस इनकम, और दूसरा एग्रीकल्चर इनकम। बिजनेस इनकम कितनी और एग्रीकल्चर की इनकम कितनी, किसकी बात आ रही है? पहले रबर। रबर को कई किसान जो है वो क्या करते हैं, रबर का जैसे नीचे एक्टिविटी लिख रखा है, लेटेक्स, सेनेक्स, ब्लॉक रबर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस फ्रॉम रबर प्लांट ग्रॉन। रबर के जो प्लांट होते हैं, रबर के पेड़ या पौधे, उनसे वो लेटेक्स, कच्चे रबर को बोलते हैं लेटेक्स, सेनेक्स या ब्लॉक रबर। पहले वो कच्चा रबर उसका उतारते हैं और उसको बाद में मैन्युफैक्चर या प्रोसेस करके हम जो रबर बाजार में देखते हैं वो उससे बना लेते हैं। मतलब रबर की खेती कर रहे हैं, खेती के साथ साथ उसका मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, कच्चे रबर को पक्के रबर में बदल के बेचते हैं। तो उनकी आपको देखो एग्रीकल्चर और बिजनेस की इनकम अलग अलग कर रखी है। बिजनेस की तो कितनी मानी जाएगी, 35%, और एग्रीकल्चर की कितनी मानी जाएगी, 65%। मीन जो भी कमाएंगे उसकी कमाई का खर्चे वगैरह घटा के जो भी कमाएंगे रबर की खेती करके, उसमें से 35% बिजनेस हेड की इनकम है। 35% कितना हो गया, मान लो 1 करोड़ कमाया, तो 1 करोड़ का 35%, 35 लाख तो बिजनेस की इनकम, इस पे तो टैक्स लगेगा। बिजनेस इनकम है, पीजीबीपी एड की होगी, इस पे तो टैक्स लगेगा। और 65% क्या मानेंगे, खेती की इनकम, वो टैक्स फ्री हो जाएगी। 65% एग्रीकल्चर और 35% अपने ये बिजनेस की। ऐसे ही दूसरा किसका दे रखा है, कॉफी। पहला तो दे रखा था अपने रबर का, दूसरा कॉफी। कॉफी के अंदर शायद 2 अलग अलग तरीके बता रखे। पहला कॉफी ग्राउंड एंड क्योर, अगर कॉफी का सिर्फ क्या करें, ग्राउंड एंड क्योर, कॉफी को ग्राउंड एंड क्योर का मतलब क्या हो गया, कॉफी उगाई, ग्राउंड तो उगाने को, क्योर का मतलब क्या हो गया, सुखाना। पत्तियां तोड़ी और कॉफी की पत्तियां सुखा दी, सुखा के बेच रहे हैं, और कुछ नहीं किया हमने। जैसे अनाज बेचते हैं ना, वैसे बोरियां भर भर के बेच दिया। तो कॉफी की पत्तियां सुखाई और क्या कर दिया, क्योर, बेच दी बाजार में। और एक कॉलम कॉफी का ही और दे रखा है, इसमें क्या कर रखा है, कॉफी को ग्राउंड, क्योर, रोस्टेड, ग्राउंडेड, ये सारे काम किए, जिसको कॉमन भाषा में कहें तो मैन्युफैक्चर पूरा कर दिया कॉफी का। ग्राउंड उगाया, क्योर सुखाया, ग्राउंड भी किया है, क्योर सुखाया भी है, रोस्टेड, रोस्टेड का मतलब उसको तोड़ा भी है, बाद में रोस्टेड में अपने एक तरह से छोटे चूड़ा बना लेते हैं उसका, और ग्राउंडेड पीसा भी है। तो सारे काम हो गए, कॉफी पीस करके बेचती तो वो पूरी रेडीमेड हो गई कॉफी। तो ग्राउंड, क्योर, रोस्टेड, ग्राउंडेड, सारे काम अगर कर रहे हैं, अगर 2 ही काम कर रहे हैं, तब तो एग्रीकल्चर और बिजनेस का रेशियो क्या है,
25 और 75, 25% बिजनेस की और 75% किसकी मानेंगे, एग्रीकल्चर। अगर खाली क्या कर रहे हैं, उगा रहे और क्योर सुखा रहे, और अगर सारे काम कर रहे, ग्राउंड क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड, तो 40% बिजनेस की और 60% इनकम एग्रीकल्चर। मान लो 1 करोड़ रुपए कॉफी से कमाए, तो 1 करोड़ का 40% तो बिजनेस की इनकम 40 लाख, और बाकी 60% 60 लाख एग्रीकल्चर इनकम। लास्ट एक दे रखा है किसका, टी, चाय का भी। चाय की पत्ती को अगर हम लोग उगाएं, सुखाएं, बेचें, टी ग्राउंड एंड मैन्युफैक्चर, आप टी को उगाते हो, फिर क्योर वगैरह सब कुछ करके मैन्युफैक्चर करके अगर बेचते हो, तो 40% तो बिजनेस की और 60% एग्रीकल्चर। तो ध्यान दीजिए, रबर 35-65 का रेशियो चलता है, एक ध्यान रख लो, 35% बिजनेस की, 65 एग्रीकल्चर की। ऐसे कॉफी, कॉफी का अगर सब कुछ करें तो 40-60, टी में भी सब कुछ करें तो 40 और 60, तो 35 और 40, ये दो तो याद रह सकते हैं। एक कॉफी का स्पेशल हो रहा है, खाली कॉफी को उगाया और सुखाया, तो 25 और 75 ये रेशियो रहता है। तो इनको आपको पहले इन रेशियो को याद रखना है कि कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम और कितना परसेंट बिजनेस इनकम मानते हैं। ये पहले टेबल याद करनी है आपको। जैसे पहले नंबर पे आ जाएगा रबर। रबर का अगर हम क्योर कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो रेशियो 35-65 का रहेगा। 35% एग्री बिजनेस की और 65 एग्रीकल्चर की। कॉफी में अगर सब कुछ कर रहे हैं तो 40-60 का रेशियो रहता है, 40% बिजनेस की और 60% एग्रीकल्चर। टी में भी अगर सब कुछ कर रहे हैं तो 40 और 60 का रेशियो रहता है, 40% एग्रीकल्चर बिजनेस की और 60 एग्रीकल्चर। कॉफी में अगर दो ही काम कर रहे हैं तो 25-75 का रेशियो रहेगा, 25% बिजनेस और 75% एग्रीकल्चर। पहले तो ये बात याद रखिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर इस इतने हिस्से पे टैक्स लगेगा। हाँ जी, ये जो बिजनेस वाला हिस्सा होता है ना, ये बिजनेस हेड की इनकम मानेंगे, और नीचे वाला किसकी मानेंगे, एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर वाली इनकम तो फ्री होती है, आपको पता है, तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। अब उधर आ जाओ वापस, जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ना वहां पे आ जाओ। सर हाँ जी, सर ये 35% इनकम का होगा ना? हाँ, टोटल इनकम जो कमाएंगे ना आप खेती करके या उसको बेच के, जो प्रॉफिट कमाएंगे, उस प्रॉफिट के दो टुकड़े हो जाते हैं। ओके सर। और एग्रीकल्चर वाले पे कोई टैक्स नहीं, और जो बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम पे उस भी पे होती है टैक्स? इंडिया में, और बिजनेस इनकम जो है इस हेड को पढ़ रहे हैं ना आप, इस बिजनेस हाँ, हेड की इनकम मान लेंगे। ओके अब सर। देखो, इसमें बिजनेस की जो इनकम आएगी उसमें से फिर से एक छूट मिल जाती है, वो ये सेक्शन आ रही है 33A बी, स्पेशल डिडक्शन फॉर टी, कॉफी, रबर। इन तीनों की जो लोग खेती करते हैं उनको एक फिर से छूट मिलने का चांस है। मान लो आपने 1 करोड़ रुपया कमाया और आप रबर की खेती की है, तो 35 लाख पे तो टैक्स लगेगा ना कायदे से। 35 लाख तो बिजनेस की इनकम हो गई, इसमें से भी कुछ हिस्सा फ्री हो सकता है। कौन सा हिस्सा फ्री हो सकता है वो आप लोग देखिए। स्पेशल डिडक्शन 33A बी, ऑल असेसी, कोई भी करदाता हो, ऑल असेसी कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, किससे जुड़ा हुआ, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। अगर आप नीचे बताई हुई चीज की इंडिया में खेती करते हो, उगा के मैन्युफैक्चर करके बेचते हो, कौन सी चीज, टी, कॉफी, रबर। कंडीशन टू बी सेटिस्फाई, तो आप अगर कुछ शर्तें पूरी कर लेते हो तो आपको ये छूट मिल सकती है। क्या शर्तें आ रही है देखिए। टाइम ऑफ डिपॉजिट, पहला आ रहा है डिपॉजिट कब कराना पड़ेगा, टाइम ऑफ डिपॉजिट। द अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड, जो भी रकम है उसको आपको डिपॉजिट कराना होगा। आप एक पैसा आप कुछ जमा कराओ बैंक में, कौन सी में, द अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आप पैसा जमा कराओ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछला साल एंड होता है उसके 6 महीने में, और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, या रिटर्न बनने की ड्यू डेट, विच एवर इज अर्लियर, आपको कुछ रकम जमा करानी होगी। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, आपको कुछ रकम जमा करानी होगी। कब तक, पिछला साल है अपना 20-21 उसमें जमा करा दो, और या फिर 20-21 में भी नहीं जमा करा पाए तो आप कब तक जमा करा सकते हो, विद इन 6 मंथ,
फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, जो दोनों में से क्या हो, लेटर हो या अर्लियर हो, अर्लियर है क्या, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से अर्लियर हो। ये कह रहा है कि आपको जितने ज्यादा बैंक में पैसे जमा कराओगे ना, उतनी ज्यादा छूट मिलेगी। कब तक जमा करा सकते हो बैंक में, 6 महीने, या तो 20-21 जो अपना पिछला साल है, 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक, या फिर उसके भी बाद 6 महीने का टाइम और है। तो पिछला साल एंड होने के बाद 6 महीने कब पूरे हो गए होंगे, मार्च 21 में तो साल पूरा हो गया, 6 महीने और जोड़ो, सितंबर 21 आ गई। या फिर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, इनकम टैक्स में रिटर्न भरना पड़ता है सरकार को, उसकी ड्यू डेट, जैसे अभी ड्यू डेट मान लो दिसंबर है, तो दिसंबर 21 या ऊपर 6 महीने जोड़े तब कौन सी आई, सितंबर 21, जो दोनों में से कौन सी हो गई, पहले वाली डेट। साल एंड होने के बाद 6 महीने या रिटर्न भरने की ड्यू डेट, मान लो रिटर्न भरने की ड्यू डेट कब है, अक्टूबर, तो अक्टूबर या 6 महीने खत्म कब हो गए, सितंबर में, तो 30 सितंबर आ गई लास्ट डेट। या तो ध्यान रखना पिछले साल में जमा करा दो 20-21 में, या फिर पिछले साल के एंड होने के बाद भी इसमें कुछ टाइम और मिलता है, कि पिछले साल के एंड होने के बाद कितना टाइम, 6 महीने का टाइम, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से क्या हो पहले। फिर देखिए इसके बाद में आगे क्या आ रहा है, टाइम ऑफ डिपॉजिट, फिर आ रहा है, अकाउंट का नाम नहीं आया क्या किसमें, मैंने छोड़ दिया शायद, assessee must deposit amount in the नाबार्ड, बैंक का नाम आ रहा है, कौन सी बैंक में पैसे जमा कराने होंगे, नाबार्ड। नाबार्ड का आपने नाम सुना हो तो, नाबार्ड बैंक जो बनी हुई है उसमें बैंक अकाउंट खुलवाना है, ये एग्रीकल्चर की है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऐसे कुछ, तो इसमें पैसे जमा कराने होंगे। फिर ऑडिट भी करानी होगी, अकाउंट्स ऑफ असेसी मस्ट बी ऑडिटेड बाय ए सीए, आपको अकाउंट्स की ऑडिट भी करानी होगी, किससे, सीए से। फिर क्वांटम ऑफ डिडक्शन, आपको डिडक्शन मिलेगी, इसमें कितनी डिडक्शन मिलेगी, देखिए डिडक्शन क्वांटिटी या क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, देखिए मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, नीचे 2 रकमें आ रही है, इसमें से जो सबसे कम हो, कौन सी, अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड इन नाबार्ड, कितने पैसे जमा कराए, और सेकंड 40% ऑफ प्रॉफिट या बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम का 40%, बिजनेस इनकम का कितना, 40%, जो दोनों में से क्या हो, लोअर हो, जो दोनों में से कम हो, जो दोनों में से कम हो उसकी आपको छूट मिल जाएगी। वापस पढ़िए, देखो ये कह रहा है आपको, पहली बात तो ये फंड किस चीज के लिए, टी, कॉफी और रबर, इसमें से इतना हिस्सा तो आपको पता है बिजनेस का इनकम है, और इतना हिस्सा क्या है, एग्रीकल्चर का है। अब आपको अगर और भी छूट चाहिए, वरना तो इतने से पे टैक्स लगेगा 35% पे या 40 पे, अगर आपको छूट चाहिए तो आप एक अलग से नाबार्ड में अकाउंट खुलवाओ, और नाबार्ड में अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे जमा करा दो, कितने टाइम में, 6 महीने के अंदर, प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद 6 महीना, या रिटर्न भरने की जो भी ड्यू डेट है, दोनों में से पहले वाली तारीख तक। और कौन से अकाउंट में जमा कराना है, नाबार्ड में। छूट कितनी मिल जाएगी, जितना रुपया जमा कराया है, या 40% ऑफ बिजनेस इनकम। मान लीजिए आपके 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और आप टी की खेती करते हो, चाय की खेती करते हो, उगाते हो, बेचते हो, तो 40% पे तो टैक्स लगना है। पहली बात तो 1 करोड़ की सारी इनकम हुई, उसमें से बिजनेस की इनकम कितनी हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई 40%, 40 लाख, ठीक है। अब आपको छूट कितनी मिलेगी, जितनी रकम आपने जमा कराई है, एक तो रकम जमा कराई मान लो 10 लाख रुपए, नाबार्ड में कितने जमा करा दिया आपने, 10 लाख रुपए, या फिर बिजनेस इनकम का 40%, बिजनेस की इनकम कितनी थी, बिजनेस की इनकम, बिजनेस की सिर्फ 40 लाख थी, 40 लाख का 40% 16 लाख, तो 10 लाख जमा कराए या 16 लाख, दोनों में से जो कम हो उसकी छूट मिलेगी। तो कौन से की मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी। जनरली आपको क्या होगा, ये टुकड़ा करना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा बिजनेस की इनकम दे देगा। जैसे आपको बोलेगा कि बिजनेस, किसी ने टी की खेती करके बिजनेस के 1 करोड़ रुपए कमाए,
बिजनेस की इनकम कितनी है 1 करोड़, और उसने खाते में जमा कराई 45 लाख। खाते में कितने जमा कराए 45 लाख। तो बताइए छूट कितनी मिलेगी? तो अमाउंट डिपॉजिटेड तो कितनी है 45 लाख। बिजनेस की इनकम कितनी है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 40% कर लो सीधा 40 लाख। तो 40 और 45 कौन सी रकम की छूट मिल जाएगी? 40 लाख की छूट मिल जाएगी। जो दोनों में से कम हो गया उसकी छूट मिल जाएगी। तो बताओ इसमें कोई डाउट है क्या आप लोग? देखो सर इसमें तो 45 लाख पे छूट मिलनी चाहिए ना, क्योंकि 45 लाख कम जो है। दोनों में से कम है उसकी मिलेगी ना कम। आपने जमा कराई 45 लाख और बिजनेस इनकम का 40%, दोनों में से लोअर, कम कौन सा? 40 लाख, हाँ ठीक है सर, ओके सर। कम वाले की छूट मिलेगी। हाँ 40 लाख का मिलेगा, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये पॉइंट नंबर 1 जो आपने बोला ना, अमाउंट डिपॉजिटेड, तो सर ये जितनी बार हम लोग को इसका डिडक्शन एग्जेम्प्टेड लेना पड़ेगा अमाउंट जो हम लोग को, उसके हाँ हाँ लिए हमेशा हम लोग को अमाउंट डिपॉजिट कराना हाँ, पड़ेगा। डिपॉजिट कराएंगे और वो रकम क्या होता है, आप उस टी कॉफी रबर के लिए ही काम में ले सकते हो, उसमें जमा करा दो और फिर काम में किसके आएगी? उसी बिजनेस के काम में ले सकते हो। मतलब उसको वापस भी तो निकालेंगे लेकिन क्या काम में ले सकेंगे? उसी पर्पज के लिए काम में ले सकेंगे और कोई पर्पज के काम में नहीं ले सकते। लिखवाऊं क्या ये लाइन? सर नहीं, आप मैं आपको ये बोल रही हूँ कि लाइक ये जो अमाउंट डिपॉजिटेड है ना सर, हाँ, पहले हाँ। से जो अमाउंट बैंक में अगर रखा हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो नहीं, स्पेशली जो नया इसके लिए जो जमा अमाउंट कराया डालेंगे, हाँ नया जो वो जमा करना पड़ेगा। ओके ओके सर। सर नया आप जमा लिखवा दो ना सर एक लाइन इसके लिए। क्या? सर आप लिखवा दो ना एक लाइन इसके लिए। इसके लिए तो यूजफुल नहीं रहेगी तो ये लाइन, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल से कोई सीधा समझ नहीं है। आप जो बात बोल रहे हो भाई, आपको जमा कराने की रकम ही देगा ये असल में, डायरेक्टली जो जमा कराएंगे ना वो रकम ही देगा। ठीक अभी है वैसे भी एक्सरसाइज आने वाली है, बस एक टॉपिक और बचा, उसके बाद अपना ये पहला पार्ट पूरा हो जाएगा, एक्सरसाइज आ जाएगी। ओके सर। देखो आगे अगली सेक्शन और देखिए, इसमें कोई डाउट है क्या? आप पहले बताओ, अमाउंट जमा करवाओगे कौन से अकाउंट में? नाबार्ड में। आप जितनी रकम जमा कराते हो कब जमा कराइए? पिछले साल में, या आप साल एंड होने के बाद अगले 6 महीने में, या रिटर्न बनने की ड्यू डेट, जो दोनों में से अर्लियर हो। जितनी रकम जमा कराई है उसी की छूट। पहले से जमा उसका नहीं, अब इस साल कितना जमा कराया, या 40% बिजनेस इनकम का, जो दोनों में से कम। आगे आ रहा है देखो, साइट रिस्टोरेशन फंड, एक अगली सेक्शन ध्यान दीजिए, सेक्शन चेंज हो रही है। सेक्शन 33 का आ रहा है दूसरा हिस्सा। तो नहीं, ऑडिट तो जैसे अपने को करानी पड़ती है इसके अंदर, हाँ ऑडिट रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती है साथ। एक आ रही है 33A BA, अगली सेक्शन देखिए इसमें, सेक्शन 33 अभी वाली तो कौन सी थी? AB, और अब क्या आ गई ABA, और इसका नाम क्या है? साइट रिस्टोरेशन फंड। साइट रिस्टोरेशन फंड, ये इसके अंदर भी ऐसी चीज छूट आएगी। इसमें कौन से असेसी को मिलेगी ये छूट? ध्यान दीजिए, अप्लीकेबल टू ऑल असेसी, ये उन सारे करदाताओं को मिलेगी। कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कैरिंग ऑन बिजनेस इन फॉलोइंग इन इंडिया, अगर नीचे बताए हुए कोई से बिजनेस आप इंडिया में करते हो, क्या क्या? ए, प्रोस्पेक्टिंग फॉर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। प्रोस्पेक्टिंग में होता है तलाश करना। प्रोस्पेक्टिंग किसका? प्रोस्पेक्टिंग नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। नेचुरल गैस या पेट्रोलियम जो होता है उसकी तलाश करने का काम करती है हमारी कंपनी। या एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन में निकालना, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और बहुत एक्सट्रैक्शन निकालने का काम, जमीन से निकालना भी मुश्किल काम होता है इनको। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम और बहुत, इन दो कंपनियों को मिलती है, दो व्यापार में, या तो प्रोस्पेक्टिंग का काम कर रहे हैं इनको, तलाशने का, या फिर इनको क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन निकालने का या प्रोडक्शन करने का काम कर रहे हैं। कंडीशन क्या क्या पूरी करनी होगी देखिए इसमें। पहला है डिपॉजिट ऑफ अमाउंट, आपको कुछ रकम जमा करानी होगी। किसमें जमा करानी होगी? अमाउंट इसमें SBI में जमा करानी पड़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अलग से अकाउंट खुलवा के उसमें रकम जमा करानी है।
SBI। टाइम कब तक जमा करानी है? बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले वाले की तरह नहीं है, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर है 2021, इसके एंड होने के पहले पहले तक, मतलब 6 महीने एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे इसमें, उसमें तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे थे। और ऑडिट कराना इसमें भी जरूरी है सीए से। क्वांटम कितनी डिडक्शन मिलेगी? क्वांटम की कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? तो अमाउंट डिपॉजिटेड, जितनी रकम आपने जमा कराई, या सेकंड 20% ऑफ प्रॉफिट, जो बिजनेस इनकम है उसका 20%, जो दोनों में से क्या हो? लोअर। मिनिमम लिखा हुआ ना, मिनिमम का मतलब जो दोनों में से कम हो। तो कुछ सेम भी है बातें, कुछ अलग भी है। ये छूट इन दो कंपनियों को मिलेगी। साइट रिस्टोरेशन फंड की बोलते हैं इसको, साइट रिस्टोरेशन फंड की छूट। एक तो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। और ये छूट किसमें जमा कराने पे मिलती है? SBI में। और टाइम कब तक जमा करा सकते हैं? बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। और क्वांटम, कितनी क्वांटम की छूट मिलेगी? जितनी रकम जमा कराई गई है, या 20% प्रॉफिट का, जो दोनों में से कम, उसकी छूट मिलेगी। तो बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। नहीं है कोई भी डाउट? इन दोनों के नीचे एक नोट कॉमन है दोनों में, कि अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिखते हैं ना, साथ में लिखना चाहो तो साथ में लिख लो। लिखो, दोनों के अंदर आएगा एक ही। इफ द बिजनेस इज सोल्ड, इफ द बिजनेस इज सोल्ड, इफ द बिजनेस इज सोल्ड। सर ये नोट में होगा? हाँ नोट है, ये दोनों के लिए कॉमन। ये अग्री उसमें पहले वाले में भी है, टी कॉपी रबर बोर्ड में भी, और साइट रिस्टोरेशन में भी है, दोनों में। आप डबल बाद में वापस कॉपी कर ओके लेंगे। सर। If the business is sold before the expiry of 8 years, before the expiry of 8 years, if the business is sold before the expiry of 8 years, from the date in which it was acquired, from the date in which it was acquired, जिस साल वो बिजनेस शुरू किया गया, इसके अगर 8 साल में वो बेच दिया गया है, if the business is sold within 8 years from the date it was acquired, then deduction already allowed under this section, deduction already allowed under this section will be taxable, under PGBP head, then deduction already allowed will be taxable under PGBP head। या आप जो डिडक्शन ले रहे हो, इसका एक नियम है कि आप उस बिजनेस को अगले कितने साल तक नहीं बेच सकते? 8 साल तक। जब से वो बिजनेस खरीदा है, शुरू किया है, उसके अगले 8 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते। अगर आपने उसको अगले 8 साल में बेच दिया, तो जो डिडक्शन आपको मिली थी वो आपकी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, या वो वापस इनकम बन जाएगा। जिस साल आपने खरीदा था उस साल वो आपकी छूट मिली थी, ये जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया था पैसा, और वापस बेच दोगे तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। ऑडिट इसमें भी होगी।
ऑडिट का पॉइंट आया था ना, ऑडिट नेहा इस पे भी होगी, आपको दोनों में करानी पड़ती है ऑडिट। अब देखो आप लोगों ने याद किए हैं क्या ये पॉइंट? तब तो एक्सरसाइज कराऊं, वरना पहले आप लोगों से सुनो। एक्सरसाइज जैसे तो कोई मतलब नहीं रहता है। निकालो, देखिए एक्सरसाइज निकालो। इस चैप्टर में हम 3 टुकड़ों में अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे। उसमें से पहला टुकड़ा आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। आपको 3 टुकड़ों में एक्सरसाइज करेंगे हम इस चैप्टर की। बिजनेस हेड के आगे एक्सरसाइज दी हुई है, आप वो निकाल लो। मिल गई एक्सरसाइज? चैप्टर नंबर फर्स्ट, सर एक बार पेज 1 नंबर बोलना। पेज नंबर 5.19 एक्सरसाइज तुम्हारे पास आ गई क्या? वो ओके 5.19। सर। तो 5.19 में पहला पॉइंट देखिए, विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी की चार्जिंग सेक्शन कौन सी आई थी? 28 में आपने कल स्टार्ट किया था, परसों। एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल अंडर द हेड इंक्लूड। एक्सपोर्ट इंसेंटिव आपको इनकम आई थी, उसमें अलग अलग कई सारे नाम होते हैं, तो उन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, उनको आप इसमें जैसे ऑल ऑफ द बो का मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक, केस स्कीम, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर, ये सारे ही होते हैं। तो ऑल ऑफ द बो कर देना एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम में। तो इसका क्वेश्चन नहीं देखना, कुछ क्वेश्चन इसमें कटवाऊंगा भी, यूजफुल नहीं है। चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन आर टू बी फुलफिल, जो पूरी करनी जरूरी है, और चार्जिंग एंड इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। कौन सी इनकम है, कौन सी कंडीशन है जो पूरी करना जरूरी है पीजीबीपी की इनकम के लिए? पहला, देयर शुड बी प्रॉफिट एंड गेन। बिजनेस और प्रोफेशन मस्ट बी कैरीड ऑन बाय द असेसी। करदाता खुद उस बिजनेस का मालिक हो। बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी कैरीड ऑन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बिजनेस प्रीवियस ईयर में कभी भी चलाया जा रहा हो, तो 3 हो जाएगी, क्या कर देंगे? ऑल ऑफ दी। बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन होना चाहिए। बिजनेस कौन चला रहा हो? असेसी खुद, हम मालिक होने चाहिए उसके, और बिजनेस प्रीवियस ईयर में कभी भी चलाया गया हो, तो ऑल ऑफ द अबव। Which of the following are included in business income according to section 2 clause 13? बिजनेस का मतलब क्या क्या होता है बिजनेस में? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, तीनों ही आते हैं, तो डी, ऑल ऑफ दीज। असेसी इज हैविंग स्टॉक। असेसी के पास कोई स्टॉक भी है बिजनेस का। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विल बी। स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? ये अकाउंट्स का सवाल है, 11वीं क्लास में आता है आपके। स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट या उसका मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से जो कम हो उस पे करते हैं। ये कोई टैक्स का सवाल नहीं है, तो क्या कर सकते हो? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में से क्या हो? कम हो। फिर अंडर द हेड पीजीबीपी द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आपने पढ़ा नहीं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग के लिए आप ऐसे करिए, ये आगे भी शायद नहीं आ पाएगा आपके सही। आप इसको लिख लो नोट्स के अंदर, नोट्स में पहले लिख लो आप कौन सा सिस्टम काम में ले सकते हो, उसके लिए नोट्स में लिख लेना। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग अंडर पीजीबीपी हेड, मेथड ऑफ अकाउंटिंग अंडर पीजीबीपी हेड, method of accounting under the PGBP head may be cash system, may be cash system or mercantile system, cash system or mercantile system only। कौन सा सिस्टम से रखा जा सकता है? या तो कैश सिस्टम, रॉकेट प्रणाली, या एक मर्चेंटाइल सिस्टम होता है, वाणिज्यिक प्रणाली। रॉकेट प्रणाली में तो खाली रोकड़ लेन देन ही दिखाते हैं, और दूसरी मर्चेंटाइल सिस्टम में रोकड़ी और उधार दोनों दिखाते हैं। एक बार रिपीट करना। दोनों। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन पीजीबीपी हेड में बी कैश सिस्टम और मर्चेंटाइल सिस्टम ओनली। व्यापारिक प्रणाली
मर्केंटाइल सिस्टम में केवल उधार नकद दोनों दिखाते हैं और कैश सिस्टम में केवल नकद वाले। तो ये क्या करा, देखो इसके लिए 7वां पॉइंट आ जाइए। 7वां पॉइंट हम पढ़ रहे थे, 7वां क्वेश्चन कि पीजीबीपी हेड की इनकम जो उसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या हो सकता है। तो आप क्या करोगे, कैश सिस्टम हो सकता है, सिर्फ मर्केंटाइल हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, या कैश या मर्केंटाइल में से कोई एक हो सकता है। तो कोई एक साल में एक ही मेथड लगा सकते हैं, बीच में बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो डी कर लो। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अगला सवाल भी वही है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड फॉर कंप्यूटिंग इनकम। आप इनकम निकालने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करोगे, केस या मर्केंटाइल सिस्टम, एट द ऑप्शन ऑफ असेसी। ये एक बार अभी आया नहीं, 9वां पॉइंट। दसवां, ट्रांजेक्शन इन विच कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा ट्रांजेक्शन इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट और द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक और शेयर इज पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट इज नॉन एज। वो ट्रांजेक्शन, वो लेन देन इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल, ऐसा कोई लेन देन जिसमें एक परचेज या सेल जो किया जाता है कोई कमोडिटी का, इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर, जिसमें स्टॉक या शेयर भी शामिल है। वो ट्रांजेक्शन जिसमें एक कोई शेयर खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, इज पीरियडिकली सेटल्ड, उसका सेटलमेंट कैसे किया जाता है, अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी, आपको एक्चुअल में डिलीवरी नहीं दी जाती शेयर की या कमोडिटी की, मतलब आपको डिलीवरी वो वस्तु नहीं मिलेगी। आपने कोई सौदा किया खरीदने का, कोई चीज को बेचने का, आपको रियल में वो वस्तु न मिलके नकद में हिसाब किताब सेटल करना हो। कई लोग करते हैं, देखो वायदा बाजार, सट्टा बाजार, वो लोग वस्तु की डिलीवरी नहीं लेते रियल में। वो लोग क्या करते हैं, भाव के अंतर से कमाते हैं कि आज कोई शेयर खरीदे, आज कोई वस्तु अनाज खरीदा, अनाज खरीदेंगे तब भी कोई डिलीवरी अनाज की नहीं मिलेगी, 2-4-5 दिन में भाव बढ़ गए वापस बेच देंगे, बेचेंगे तो भी डिलीवरी नहीं देनी। बस भाव खरीदे थे तब क्या थे, बेचे थे तब क्या थे, भाव बढ़ गए तो कुछ बीच में अंतर आ जाएगा, अंतर आ गया तो उस अंतर की राशि को वो अगली पार्टी से ले लेंगे, मतलब ये सेटल्ड बोलते हैं इनको। ये वैसे इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि अगर कोई सौदा, एक तो रियल में कोई वस्तु दी जाए और एक कोई वस्तु ना देके केवल नकद में सेटलमेंट होना हो, तो नकद में सेटलमेंट होने वाला सौदा ये है, इसको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन बोलते हैं, सट्टेबाजी वाले बोलेंगे इसको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। बी, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन ऐसे सौदे होते हैं जिनमें आप क्या नहीं करते, डिलीवरी नहीं लेते। कई सारे लोग करते हैं ना, अनाज का सौदा, गोल्ड का, ज्वेलरी का, शेयर का, अब इनके अंदर खरीदते और वापस बेच देते, ना तो डिलीवरी लेनी ना डिलीवरी देनी, बस भाव का अंतर कमाते, उनको सट्टेबाजी करना बोलते हैं, स्पेकुलेटिव। 11वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक्स ए मैनेजर, एक्स कौन है, ये करा है कोई मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड सिंस 2003 वाज टर्मिनेटेड बाय द कंपनी, इसको कंपनी से हटा दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया 1 अगस्त 2020 को 20 को, बाय पेइंग ए कंपनसेशन, और इस मैनेजर को कंपनसेशन भी मिला 200 लाख का। ये कंपनसेशन कहां टैक्सेबल होगा या कौन से हेड में आएगा, आपको याद है क्या, आपने इनकम पढ़ी थी बिजनेस की, पीजीबीपी की, पहला इनकम के बाद दूसरा पॉइंट क्या आया था, सेकंड पॉइंट कंपनसेशन, कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कौन से लोगों का, मैनेजमेंट एम्प्लॉय का ही तो आया था वो, मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति का, तो ये मैनेजर है, और मैनेजर को देखो यहाँ पे टर्मिनेट भी किया गया है और कंपनसेशन भी मिल रहा है 200 लाख का, तो कौन से हेड की इनकम बन गई, पीजीबीपी की। कौन सी सेक्शन पढ़ी थी आपने, 28, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगी। अगला, SSK एंड LLP, SSK कौन है, LLP को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हैड टेकन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसने क्या ले रखी है, ये कह रहा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, याद आ रहा है क्या, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपने पढ़ा था, ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मैनेजिंग पार्टनर, किसकी लाइफ पे ले रखी है, कह रहा है मैनेजिंग पार्टनर की लाइफ पे ले रखी है, अपने पार्टनर्स की लाइफ पे। पॉलिसी गॉट मैच्योर, पॉलिसी मैच्योर होगी 13 सितंबर को, और 75 लाख रुपीज अमाउंट वाज पेड बाय इंश्योरर टू द मैनेजिंग पार्टनर, और 75 लाख रुपए मिले, किसको मिले, इस पार्टनर को। अमाउंट सो रिसीव्ड, तो अमाउंट जो मिली है मैनेजिंग पार्टनर को
ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। देखो पार्टनर को अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी के मिले, आपको याद होगा पार्टनर को मिलने वाली कोई भी रकम हो पीजीबीपी हेड में आती, साथ में आया था ना, पार्टनर को फर्म से कोई सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट मिले। एक तो वजह वो हो गई। दूसरी वजह आपने इसमें कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ा भी था। कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मैंने आपको कहा था बिजनेस खुद के पास रखे तो बिजनेस की इनकम, वो अपने एम्प्लॉय को दे दे तो एम्प्लॉय के लिए सैलरी की इनकम, एम्प्लॉय के घर वालों को दे दे तो अदर सोर्स की इनकम, बताया था ना। लेकिन यहाँ ये एम्प्लॉय थोड़ी है जिसको पैसा दिया गया है, एम्प्लॉय को नहीं दिया गया, किसको दिया गया है, पार्टनर को। तो पार्टनर तो खुद ही मालिक ही हो गया। अब मालिक को अगर पैसा मिल रहा है तो बिजनेस की इनकम बना देनी है। तो ध्यान दीजिए एलएलपी है और उसको इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला है, किसकी लाइफ पे, पार्टनर की लाइफ पे। तो पार्टनर की लाइफ पे पैसा मिला 200 लाख 75 लाख, और वो किसको चुका दिया इन्होंने, मैनेजिंग पार्टनर को दे भी दिया। तो ये पार्टनर के लिए कौन सी इनकम बन जाएगी, बिजनेस की, और टैक्सेबल भी होगी। सी 75 लाख रुपया पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। रमन, अगला सवाल भी सेम है। रमन एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म रिसीव्ड, उसको प्राप्त हुआ 5 लाख रुपया फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। किससे मिला ये, इंश्योरेंस कंपनी से, अंडर द कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंट टू डिमाइस ऑफ पार्टनर प्रमोद, किसकी डेथ होने पर मिला, प्रमोद की डेथ होने पर मिला। यहाँ पे भी कौन है, किसको मिल रहा है ये पैसा, पार्टनर की डेथ होने पर पार्टनर को मिल रहा है। कितना रुपया मिला, 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया पार्टनर की डेथ होने पर उसको मिला है। फिर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम 2,30,000 जो था उसकी डिडक्शन भी मिली हुई है पहले की। और फिर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इज, तो उसकी इंश्योरेंस की जो रकम मिली है उसको कौन से हेड में टैक्स देना पड़ेगा, जो आपको ध्यान दो इसमें भी पार्टनर को मिला है पैसा, पार्टनरशिप फर्म है, 5 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी से मिला है इंश्योरेंस पॉलिसी पे। किसकी डेथ हो गई, पार्टनर प्रमोद की। प्रीमियम पहले कंपनी ने चुकाया है, तो ये रकम इंश्योरेंस कंपनी को जो रिसीव हुई है ये कौन से हेड की इनकम होगी, खुद इंश्योरेंस वालों ने, कंपनी ने रख लिया पैसा और पार्टनर को दे भी देते तो उसके लिए बिजनेस की इनकम ही होती। तो बिजनेस की इनकम हो जाएगी और फुल्ली टैक्सेबल भी हो जाएगी। ये देखो इनमें दोनों क्वेश्चन में 12 और 13 में ये नहीं पूछा कौन से हेड की, क्या पूछ रहा है ये, टैक्सेबल होगी या फ्री। चारों ऑप्शन पढ़ो आप, टैक्स फ्री का भी ऑप्शन है और किसका, टैक्सेबल का भी। तो फ्री मत करना, फ्री मत करना, याद रखना क्या करना है, इसको एग्जेम्प्टेड ही करना है। तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल करना है तो बी कर दो। अब देखो सेक्शन आ रही है कौन सी, 30 क्या चीज की आएगी, रेंट, रेट, इंश्योरेंस और रिपेयर और टैक्स। टैक्स, रेंट, रेट, रिपेयर और इंश्योरेंस 5 खर्चों की आएगी। और ये 5 खर्चे आपको पता है क्या होते हैं, बिल्डिंग के अलाउड होते हैं, बिल्डिंग के। और रिपेयर के लिए एक बात आई थी, रिपेयर कौन सा नहीं होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। तो देखिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखिए, एज पर सेक्शन 30 which expenditure incurred for a building used for business or profession shall not be allowed as deduction as per section 30 which expenditure, कौन सा खर्चा, incurred for building, जो आप बिल्डिंग के लिए कौन सा खर्चा अगर करोगे, यूज्ड, जो बिल्डिंग किसके काम आ रही है, बिजनेस या प्रोफेशन के, shall not be allowed as deduction, तो कौन सा खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, सेक्शन 30 में रेंट, रेट, टैक्स की मिल जाएगी, इंश्योरेंस की भी मिल जाएगी, रिपेयर की भी मिल जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की नहीं मिलेगी। तो डी कर दीजिए। ग्रुप ऑफ असेट फालिंग विद इन ए क्लास ऑफ असेट, वो असेट का ग्रुप फालिंग विद इन ए क्लास ऑफ असेट जो एक विशेष क्लास में आता है, कंप्राइजिंग ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट, जो टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट की एक किसी विशेष क्लास में आता है। क्लास को क्या बोला जाता है, असेट के ग्रुप को ब्लॉक। ब्लॉक Which of the following condition should be fulfilled, कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए और क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की आपने कुछ शर्तें भी पढ़ी है। असेट्स मस्ट बी ओनली और पार्टली यूज्ड, असेट्स मस्ट बी ऑन्ड, ऑन्ड यानी मालिक होना चाहिए, कौन, असेसी,
पार्ट दिया होली, अब मालिक होने चाहिए, सही है। असेट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, वो हमारे बिजनेस या प्रोफेशन के काम आ रही हो। असेट्स शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर, काम में भी आनी चाहिए यूज, या डी ऑल ऑफ दीज, तो तीनों ही ठीक है। असेट्स ऑनर भी होने चाहिए, हम वो यूज में भी आनी चाहिए बिजनेस के, और एक्चुअल में काम में ली गई हो। डेप्रिसिएशन अवेलेबल, डेप्रिसिएशन जो मिलता है, इफ असेट्स इज यूज्ड, अगर कोई असेट काम में ली गई है तो लेस देन 180 डे, अगर कोई असेट 180 दिन से कम काम में ली गई है, अगर कोई असेट 180 दिन से कम काम में ली गई है, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एक्विजिशन शैल बी एट ब्लॉक रेट, किस रेट से मिलेगा डेप्रिसिएशन? हाफ रेट। अगर आपको कोई भी असेट 180 दिन से कम काम में लेनी है तो डेप्रिसिएशन हाफ रेट का मतलब क्या हो गया? 50% भी तो बोल सकते हैं ना, आधी दर, कि मान लो 15% है तो 15 के आगे 50% लगा दो, तो 15 इंटू 50/100, तो वो अपने आप ही हाफ हो गया। कोई चीज के आगे 1/2 लिख दो या 50% लिख दो, बात एक ही तो होती है। तो डेप्रिसिएशन अवेलेबल, अगर कोई एसेट 180 दिन से कम काम में आई है तो डेप्रिसिएशन जो मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा? 50%, यानी आधा। इफ द प्लांट एंड मशीन, अगर कोई प्लांट जो 180 दिन से कम यूज में लिया गया, प्लांट एंड मशीन इज यूज्ड, अगर कोई प्लांट और मशीन यूज में आया और लेस देन 180 डे इन द ईयर, देन एट व्हाट रेट, तो कौन सी रेट पे डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट शुड बी प्रोवाइडेड? डेप्रिसिएशन कौन सी रेट पे लगेगा? प्लांट पे। प्लांट पे नॉर्मल रेट कितनी होती है? 15, और अगर 180 दिन से कम काम में आया तो 7.5। अगर कोई कंप्यूटर 11 मई को खरीदा गया, 11 मई, तो डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी? कंप्यूटर पे 40 है और 11 मई को खरीदा गया तो पूरी 40। 20वां, इफ द मशीन इज परचेज्ड, अगर कोई मशीन आपने खरीदी, कब खरीदी? 4 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर के बाद हो गई, तो डेप्रिसिएशन किस रेट से लगेगा? आधी। आधी का मतलब मशीन पे 15 होती है, 15 की आधी करो, 15 की आधी कितनी हो गई? 7.5%। अगला 21वां आपके अगले चैप्टर में आएगा वैसे, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग आपको मैं बता देता हूं क्या कह रहा है ये। अगर कोई पूरी की पूरी फैक्ट्री को हम एक साथ बेचते, कोई फैक्ट्री को अंडरटेकिंग बोलते हैं इसको, अंडरटेकिंग पूरी की पूरी बेचते हैं, उसकी सारी एसेट, सारी लायबिलिटीज, मतलब एक पूरा बिजनेस बेच दिया, और एक मुश्त पैसा, लमसम अमाउंट, अलग अलग असेट की अलग अलग रेट तय नहीं करी, आपने एक साथ रकम तय कर दी कि भी हाँ 50 लाख में पूरी फैक्ट्री बेच रहा हूँ। बिल्डिंग का कितना, मशीन का कितना, फर्नीचर का कितना, असेट का कितना, अलग अलग नहीं छाटा, तो उसको बोलते हैं स्लम सेल। क्या बोला जाता है? उसका नाम है स्लम सेल, एक मुश्त बिक्री, वर्ड है स्लम सेल। ये अगले चैप्टर में आ जाएगा। कई चीजें देखो ऐसी मिलती रहेगी जो अगले में इसमें मिक्स में आ जाएगी, तो हम उसको एक ही जगह पढ़ेंगे। स्लम सेल मीन असेट्स कोई भी बिजनेस की एक साथ बेच देना, सेल ऑफ अंडरटेकिंग, पूरी की पूरी फैक्ट्री बेच देना, तो पूरी कंपनी बेचती या पूरी अंडरटेकिंग की बेचती। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? द ट्रांसफर, 21वां क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग, अगर एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग हमने ट्रांसफर कर दी एज ए रिजल्ट ऑफ द सेल फॉर ए लमसम कंसिडरेशन, कैसे बेचती हमने? लमसम कंसिडरेशन, एक साथ प्रतिफल के बदले में, विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन्ड टू इंडिविजुअल असेट्स, हमने अलग अलग असेट्स को कोई अलग अलग वैल्यू नहीं दी। ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेल, अगर कोई अंडरटेकिंग हमने ट्रांसफर कर दी लमसम कंसिडरेशन के बदले में, विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन्ड, हमने वैल्यू नहीं तय करी किसकी, अलग अलग असेट्स और अलग अलग लायबिलिटी की अलग अलग वैल्यू नहीं दी, तो उसे क्या बोला जाएगा? स्लम सेल, एक मुश्त बिक्री। बी, एक कंपनी इंगेज जो लगी हुई है किसमें? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बॉल, क्या बनाती है वो? स्टील के बॉल्स बनाती है। अक्वायर्ड कंप्यूटर, जिसने कंप्यूटर खरीदे एट ए कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख के कंप्यूटर खरीदे, कब? 10 जुलाई को। द डेप्रिसिएशन अलाउड, तो बताइए डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आपको? अगर कोई नई चीज ही खरीदे, सुनो, पुराना कोई ओपनिंग WDV नहीं देवे तो आप उसी पे लगा दिया करो, खरीदे उस पे, लेकिन याद रखना खरीदने की डेट ध्यान रखना, अगर वो 3 अक्टूबर के बाद की है तो आधी रेट लगेगी, और 3 अक्टूबर के पहले के खरीदे हुए तो पूरी रेट। तो इसमें कितना लगाओगे?
3 लाख का पूरा 40%, कंप्यूटर पे 40% लगता है, 3 लाख का 40% लगाओ। कंप्यूटर खरीदे हैं 3 जुलाई को खरीदे हैं, 10 जुलाई को, 10 जुलाई को खरीदे हैं तो भी पूरी रेट लग जाएगी, तो 3 लाख का 40% निकाल लो, 1/20 बी हो जाएगा। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 23वां सवाल है, डेप्रीसिएशन की रेट क्या होगी ऑन फुल्ली टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर। अगर कोई लकड़ी का ढांचा है तो लकड़ी के ढांचे पे रेट क्या होगी 40, लकड़ी का घर होता है उस पे 40। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्जेबल ऑन ओशन शिप, ओशन शिप पे क्या होगी समुद्री जहाज पे 20। 25वां रेट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्जेबल ऑन स्पीड बोट, स्पीड बोट पे कितनी है, स्पीड बोट पे भी 20 ही आई थी स्पीड बोट। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्जेबल ऑन लाइफ सेविंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइफ सेविंग अपनी जिंदगी बचाने वाले इंस्ट्रूमेंट उन पे 40, लाइफ सेविंग पे 40, एनर्जी सेविंग पे 40। ये 28वां रहने देना, ऑयल वेल का दिया हुआ है, ये रेट आपके कोर्स में नहीं है, 28वां रहने दो। 29 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में द डेप्रीसिएशन ऑन मशीन इज चार्ज, डेप्रीसिएशन जो है वो मशीन पे चार्ज होगा डब्ल्यूडीवी पे, डब्ल्यूडीवी जो आती है बैलेंस उस पे। इफ 30वां सवाल, 30वें सवाल का ज्यादा क्लेरिफिकेशन अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूं। इफ ए ब्लॉक ऑफ असेट सीज, अगर कोई असेट का ब्लॉक सीज हो गया टू एग्जिस्ट, अस्तित्व में ही नहीं रहा, ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के अंतिम दिन। ब्लॉक किसको बोलते हैं देखो आपको मैं बताऊं, ब्लॉक का मतलब होता है कि आपके पास असेट जो है ना उसका मशीन या जो भी ग्रुप है, जैसे मशीन का ग्रुप है 15% लगता है ना मशीन पे, तो उस ब्लॉक बोलते हैं उसको, पूरे को क्या बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक में कोई ना कोई मशीन बचनी चाहिए, अगर सारी मशीनें बेच देंगे ना उसके अंदर तो फिर डेप्रीसिएशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अगर कोई सी मशीन ही नहीं बची तो डेप्रीसिएशन नहीं लगता। डेप्रीसिएशन के लिए जरूरी होता है ब्लॉक का भी होना चाहिए और साथ ही साथ कोई ना कोई डब्ल्यूडीवी भी आना चाहिए। आप पहले तो लिखते हो ओपनिंग बैलेंस, फिर ऐड करते हो क्या परचेज, फिर लेस करते हो सेल, फिर बैलेंस आता ना उसको बोलते हैं डब्ल्यूडीवी, तो वो डब्ल्यूडीवी भी आना चाहिए वरना तो लगाओगी किस पे। और ब्लॉक में कोई ना कोई असेट्स भी बचती थी, इसका एक नोट आया था, आप चाहो तो नोट आपको भी मैं वापस बताऊंगा कि क्या आया था। ब्लॉक भी रहना चाहिए, अगर ब्लॉक नहीं रहा, ब्लॉक नहीं रहने का मतलब एक भी मशीन ही नहीं बची, सारी बेचती, अब सारी बेचती तो डेप्रीसिएशन किस पे लगा रहे हो, नहीं लगेगा। और दूसरी बात डब्ल्यूडीवी भी आना चाहिए, डब्ल्यूडीवी नहीं आया तो किस पे लगाओगे, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो 30वें सवाल में ये बोल रहा है इफ ए ब्लॉक ऑफ असेट सीज टू एग्जिस्ट, अगर कोई ब्लॉक जो है वो असेट था वो सीज हो गया, हाई राई नहीं, ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, डेप्रीसिएशन एडमिसेबल, तो डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, नील लगेगा ही नहीं। एक देखो वापस आओ, आप पहले नोट्स में एक नोट और लिखवाना बाकी है, पहले नोट्स में आओ। कल एक्चुअल कॉस्ट आपने निकाला था, एक एक्चुअल कॉस्ट का टॉपिक आया था, कोई भी मशीन की और की एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली जाए, एक्चुअल कॉस्ट। मिल गया कि एक्चुअल कॉस्ट का पॉइंट, या एडिशनल डेप्रीसिएशन पढ़ा था ना इसके ऊपर, वहां एक नोट बनाओ। इफ any purchase price, if any purchase price of assets, if any purchase price of assets is more than 10,000, if any purchase price of assets is more than 10,000, if any purchase price of an asset is more than 10,000, then it must be paid, then it must be paid by any mode, it must be paid by any mode other than cash, it must be paid by any mode other than cash।
like Sir, other than PAT, other than cash, then CASH, other than cash. If purchase price of any asset is more than 10,000, then it must be paid by any mode other than cash. नकद में नहीं चुकाना और कोई मोड से चुकाना है. Like account पे चेक, like account पे चेक, account पे चेक, CHEQUE, account पे चेक, account पे चेक, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक, दूसरा फिर ड्राफ्ट, नेफ्ट, नेफ्ट होता है ऑनलाइन ट्रांसफर करने का तरीका, नेफ्ट, NEFT, NEFT, नेफ्ट, और एनी अदर ऑनलाइन बोर्ड, और एनी अदर ऑनलाइन बोर्ड, एनी अदर ऑनलाइन बोर्ड. ये कह रहा है आपको 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करना है तो वो नकद नहीं करना. कैसे करना है? अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या और कोई ऑनलाइन बोर्ड. इफ, आगे जोड़ो, इफ इट हैज बीन पेड इन कैश, इफ इट हैज बीन पेड इन कैश, इफ इट हैज बीन पेड इन कैश, if it has been paid in cash, then it will be not the part of actual cost. If it has been paid in cash, if it has been paid in cash, CASS, if it has been paid in cash, then it will be not the part of actual cost. एक्चुअल कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे. अगर 10,000 से ज्यादा पैसा आपने नकद दे दिया तो, मशीन खरीदी है, कोई प्लांट खरीदा है, एसेट खरीदी है, तो जनरली क्या होता है हम लोग नकद में खरीद लेते हैं कई बार. लेकिन ये कह रहा है 10,000 से ज्यादा की मशीन हो, प्लांट हो, तो नकद पैसा नहीं चुकाना. आप नकद में पेमेंट नहीं कर सकते. फिर कैसे करना है? चेक से, ड्राफ्ट से, तभी वो एक्चुअल कॉस्ट में शामिल करेंगे. अगर नकद दे दिया तो उसको क्या नहीं मानना? एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना. एक्सरसाइज में आ जाइए वापस. 31वां सवाल. ZNSAC इनकर एक्सपेंडिचर, उसने कोई खर्चा किया फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, कोई एसेट खरीदी, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच, और जिसको लेकर के पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू ए पर्सन इन ए डे, अदरवाइज बाई अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ECS, ECS होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, ऑनलाइन. अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट चेक के अलावा और कोई तरीके से पेमेंट एक्सीड, कितने से अगर ज्यादा हुआ, सच पेमेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. अगर कितने से ज्यादा पेमेंट नकद में दे दिया, अकाउंट से नहीं दिया, तो डिसअलाउड हो जाएगा. कितना? 10,000. 10,000 से ज्यादा नकद में नहीं देना. फिर आता है असेट पुट टू यूज फॉर ए बिजनेस. अगर कोई असेट आपने काम में ली है बिजनेस में फॉर मोर देन 180 डेज, कितने दिन से ज्यादा काम में लिए? 180 दिन से. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर पिछले साल 180 दिन से ज्यादा काम में आई. कंसिस्टिंग, और जिसमें क्या क्या शामिल है असेट्स में? फैक्ट्री बिल्डिंग. फैक्ट्री बिल्डिंग पे कितना रेट लगता है? 10. कंप्यूटर 40. मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज, कॉमर्शियल पर्पज मतलब किराए वगैरह पे देने के काम, तो 30. इंटेंजिबल असेट 25. तो इन पे क्या क्या रेट लगेगी? फैक्ट्री बिल्डिंग पे 10, कंप्यूटर पे 40, मोटर कार कॉमर्शियल पर्पज 30 और इंटेंजिबल असेट 25. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो गया. 33वां, द WDV ऑफ ब्लॉक. WDV जो है कोई ब्लॉक का 1 अप्रैल 20 का दिया हुआ है, 15% का कोई ब्लॉक है, और WDV दिया है कितना? 13,50,000. आउट ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक में से 1 मशीन वाज सोल्ड, एक मशीन बेच दी. कब बेची? 1 जुलाई 2020 को. कितने में बेचती? 4.5 लाख. एंड ए न्यू मशीन, और एक नई मशीन 7.5 लाख की परचेज की गई. कब? 1 अगस्त को. विच कुड बी पुट टू यूज, हालांकि उसको यूज में लेना कब से शुरू किया? अंडरलाइन करो, यूज लेने की तारीख काम की होती है 1 मार्च 21. तो डेप्रिसिएशन ब्लॉक पे कितना लगेगा?
तो देखो कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, हाईवे सवाल है, उन पे पूरा फोकस रखो। क्वेश्चन आते हैं ना वो एग्जाम में पैटर्न उन्हीं का पता लगाना है। प्रैक्टिकल सवाल आया देखो इसका, आपको रफ पेज के लिए मिलता है उसमें पेपर में। जैसे इसमें डेप्रिसिएशन पूछा आपको, कौन सा सवाल है ये 33। डेप्रिसिएशन का क्या तरीका बता रखा आपको, पहले ओपनिंग WDV, इसमें दिया हुआ है क्या शुरू का बैलेंस, कोई कितना दिया हुआ है देखो, ओपनिंग WDV 13,50,000। फिर ऐड क्या करते हैं, परचेज या एडिशन, कुछ और खरीदा है क्या, कितने का, ये न्यू मशीन 7.5 लाख की परचेज करी कब, 1 अगस्त को, और यूज में कब लेना शुरू किया 1 मार्च। तो कौन सी डेट लिखूं मैं, 1 मार्च 21। यूज में लेने की तारीख से देखा जाता है, कितने की खरीदी 7.5 लाख। सेल भी किया है क्या, किया है, सेल ऑफ मशीन, तारीख कोई काम में नहीं आती सेल की, कितने में 4.5 लाख, घटा दो, पहले 13,50 में 7.5 जोड़ो और ये घटा दो, कैलकुलेटर रखा करो, एग्जाम में अलाउड है, वो इसमें तो कोई नहीं लाओगे ना, है कि किसी के पास कैलकुलेटर, तेरा कहाँ है पंकज, पुनीत, तुम दोनों का, बसंत, कैलकुलेटर रखना है, मोबाइल नहीं। WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे, एक तो ये देखा करो नई जो खरीदी उसको यूज में कब से लेना शुरू किया, 1 मार्च से, तो डेप्रिसिएशन आधा लगेगा या पूरा, 3 अक्टूबर 20 के बाद है ना, 3 अक्टूबर 20 के बाद 1 मार्च 21, तो हाफ रेट लगाओ 7.5 लाख से 15% रेट का आधा कर दो 7.5%, 15% का ब्लॉक है दिया हुआ है 15% सवाल में, तो हाफ। और इस पे ही नहीं, बाकी ब्लॉक पे भी लगाया करो, आप भूल सकते हो, 16.5 लाख में से 7.5 लाख की तो नहीं खरीदी है, इसके अलावा कितने की बची, 16.5 में से 7.5 कम कर दो 9 लाख, इस पे पूरे साल का 15%, पूरे साल का 1.35, टोटल 1,91,250, ये आ गया डेप्रिसिएशन। आंसर भी यही हो गया, डेप्रिसिएशन ही तो पूछा आपको, बैलेंस नहीं निकालना, डेप्रिसिएशन कितना होगा वो पूछा है तो वो बता दो, 1,91,250। ये बाकी बचे हुए थे 7.5 लाख की इस मशीन पे आप गलती करते सामान्य तौर पे, इसमें परचेज की तारीख मत देख लेना, वो तो अगस्त की है, यूज कब चालू किया मार्च में, तो वो तारीख देखना यूज वाली, यूज की तारीख काम में आती है। 34, कैसा नंबर देखिए 34, ए मशीन ऑन्ड बाई ABC कंपनी वाज ट्रांसफर्ड, एक ABC कंपनी की मशीन थी, वो XYZ को ट्रांसफर कर दी गई ऑन 1 जनवरी फॉर 5 लाख, कितने में 5 लाख में, ऑफ विच एक्चुअल कॉस्ट, जिनकी एक्चुअल कॉस्ट थी 3 लाख और 2 लाख। ए मशीन ऑन्ड बाई AB वाज ट्रांसफर टू XYZ ऑन 1 जनवरी। इसका पहले थोड़ा सा रूल लिखवाऊंगा, एक छोटा सा, आपको 1-2 पॉइंट इसके लिखवाऊंगा, फिर आपको आगे बताता हूँ, कर लेंगे इसके आगे का पॉइंट। फिर एक देखो स्कैनर वगैरह आप लोग ले तो रहे नहीं हो, कायदा आपका बनता है, मैंने आपको बता रखा है, टैक्स का, कंपनी लॉ का, सेटअप का और जूरिस का, चारों का स्कैनर रखो आप अपने पास। मैं सॉफ्ट कॉपी भेजने को भेज दूंगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी से खाली क्या होगा आप बताओ, सॉफ्ट कॉपी तो मोबाइल की PDF में दब के रह जाती है आपके, वो है, हार्ड कॉपी रहती है तो उसका कभी सवाल निकालने का और का मन करता है, ये चीज है। अब मैं हर चैप्टर में चाहता हूँ कि मैं लेटेस्ट आए हुए सवाल करवाऊं, क्योंकि एकदम लेटेस्ट होते हैं ना, जैसे 2020 का 21 का, वो सवाल नहीं है आपकी बुक में, खाली कहां तक के आएंगे 19 तक के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, तो 20-21 के भी जरूरी है ना आपने, ये तो खाली 2-3 एग्जाम के सवाल दिए हुए, तो थोड़ा स्कैनर को लेने की कोशिश करो। पहले और आज के बच्चों में अंतर बताओ, पुराने क्लास में कोई इक्का दुक्का बच्चा होता था जो स्कैनर नहीं लेता था,
आजकल जैसे वो बुक डिपो वाला हमें बोलता है कि सर आप 5 सेट स्कैनर करवा रहे हो, बच्चे आपके 80। मैं कहता हूँ हमारे बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। मतलब वो कहता है कि कम से कम सर 1 शून्य तो और लगना चाहिए, मतलब 50 जने तो कम से कम क्लास के लेवे। तो वो 50 नहीं, पढ़ने वाले ही 5 होते हैं और उनमें भी लेने वाले एक भी नहीं है। ये इतनी बड़ी व्यथा है आपके क्लास की। जबकि पहले स्कैनर कौन से आते थे? ओरिजिनल। ओरिजिनल स्कैनर की एवरेज कॉस्ट 300 रुपया पहले पड़ती थी एक स्कैनर की। मतलब 4 स्कैनर कोई बच्चा लेता था तो 1200 से 1500 रुपया पड़ता था। अब चारों स्कैनर के टोटल मिला के 520 530 रुपया है चारों का मिला के, क्योंकि फोटोकॉपी करवा रहे हैं। तो एवरेजन कितना पड़ा? 125, 130, 140। क्या आपकी ड्यूटी बनती है? मेरी ड्यूटी थोड़ी है। मैं तो ओरिजिनल मैंने मंगवा लिया, फोटोकॉपी मैंने करवा दिया। अब आप लोग पढ़ने के लिए 2 रुपए खर्च ही नहीं करना चाह रहे हो, तो ये फीस के पैसे क्यों उड़ा रहे हो बताओ? फीस के पैसों की तुलना में ये क्या है? फीस आप 25-30 हजार रुपए दोगे, 10,000 रजिस्ट्रेशन के आपके खर्च हुए, तो 40,000 रुपए का तो कम से कम खर्चा आपका सीएस पे हो रहा है ए ग्रुप पे। तो फिर आप इसकी तुलना में 500 रुपए के लिए आप अपना फ्यूचर क्यों खराब कर दो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। पहले बुक्स भी सारी ओरिजिनल आती थी, ये स्कैनर भी सारे ओरिजिनल। आज से 2 साल पहले तक एक बच्चे के करीबन 3,500-4 हजार रुपए बुक पे खर्च हो जाते थे। सिर्फ एलकेजी की ले आओ, चाहे आप एलकेजी की या नर्सरी की कोई स्कूल की बुक का पता करो कितने की आती है, कितने की आती है। मैं मेरी गुड़िया की लाता हूँ 4,000, 4,500 बुक्स के, सिर्फ अकेली के, एक गुड़िया के। और वो पढ़ाई क्लास में कौन सी पता ही नहीं है मुझे, ऐसी क्लास है उनकी। क्योंकि आजकल फर्स्ट एलकेजी यूकेजी भी नहीं रखते, उनके नाम भी अलग अलग वो स्पेशली लगाते हैं क्लासों। तो ऐसी स्थिति, और कहीं मिलती भी नहीं है, स्पेशली वो वहीं मिलेगी स्कूल में, है ना। तो ऐसी स्थिति है। तो हम लोग पढ़ रहे हो अपनी एक किताब, उनकी एक किताब के बराबर अपना खर्चा है अगर पढ़े तो ये चीजें जरूरी है भाई। हर चैप्टर की एक्सरसाइज मैंने आपको कहा है, दोनों चीज देखा करो चैप्टर पूरा होने के बाद। आप लोग एग्जाम के क्वेश्चन ही नहीं देख के जाते, फिर एग्जाम में पेपर आता है, फिर आप कहते हो सब मालूम ही नहीं पेपर कहाँ से बना लिया। अरे पिछले 5-4 साल के पेपर तो देख के जाते, कहाँ से अगला किस ट्रेंड के सवाल बना रहा है ये बताओ। ये एक्सरसाइज बुक है, लेकिन बांगड़ की बुक सफिशिएंट कभी नहीं रही, कभी भी नहीं। बीच में तो हमने बंद कर दी थी, ये जो एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये बंद कर दी थी बीच में। हम सिर्फ स्कैनर करवाते थे, लेकिन फिर हमें नीड हुई कि कई सवाल इसमें भी एक्स्ट्रा थे, तो दोनों अब हमें तो दोनों रखने पड़ते हैं। लेकिन स्कैनर आप लोग हर बुक का रखा करो, कि कंपनी लॉ में भी जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो, साथ साथ में देखा करो कि स्कैनर होता है, आपको टीचर के भरोसे नहीं रहना पड़ता कि टीचर चैप्टर पढ़ाएगा, क्या मालूम उसके केस बताएगा या नहीं बताएगा। आप खुद चला के देख लिया करो, ये चैप्टर पढ़ा दिया, अब इसका बुक में देखते हैं क्या सवाल आया हुआ, स्कैनर में देखते हैं। तो इतना ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पहले बच्चे जिस दिन स्कैनर आता था उस दिन टूट पड़ते थे कि सर स्कैनर लाओ, स्कैनर लाओ। या तो आपको पास नहीं होना, या आप लोगों को ऐसे लगता है कि जो दे दिया सर ने वही मटेरियल वही। अरे दिया, इसके भी पैसे लिए मैंने, फ्री में थोड़ी दिया है। ये किताबों के पैसे नहीं लिए क्या आपसे? तो फिर जो चीज के पैसे लग रहे हैं इसका मतलब उसका फायदा उठाओ। मैं तो फ्री में दे दूंगा, लेकिन मैं फीस बढ़ा दूंगा 2,000, फिर क्या फायदा निकलेगा ये बताओ। तो अपना भला सोचो। हर बच्चे को मैंने बोल दिया, कंपल्सरी कर दिया, सब कुछ करने के बाद भी ये हालत है। स्कैनर आप ये के बच्चे